has joined, मतलब 47, because I am one of them, right? So shall we start? Yes, sir, we should start, right? So later the people will join, no problem. Now I'll start today's session with one story, and that story is a factual story. It means it is not made that ek raja to rajayati. It is not like that. It is true based on the fact, right? That we are going to discuss, that I'm going to tell you, right? Today's topic is identify self-awareness. Are you aware about yourself or not, right? Uh, एक पर्सन था, उसका नाम था विक्टर सेरिब्रिया। विक्टर सेरिब्रिया, राइट। और विक्टर सेरिब्रिया है वो यूएस में ही रहते थे, राइट। तो जब वो पढ़ते थे ना, तो उसके टीचर ऐसा बोलते थे कि यू आर डम्ब। यू आर डम्ब मतलब तू तू गधा है, तेरे को कुछ नहीं आता है, राइट। कुछ नहीं आता है। तो वो मानने लगा कि मैं सच्ची में गधा हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, राइट। और वो थोड़ा बड़ा हुआ और वो खेती काम में लग गया। पता है ना, खेती काम में। तो अपना 17 ईयर्स, कितना, 17 ईयर्स उसने खेती करी, राइट। और खेती करी और बहुत मतलब मेहनत करता था बंदा, क्योंकि उसने टीचर ने बोला था कि तू डम्ब है, राइट। तो देन व्हाट हैपन कि एक बार अमेरिकन सेना में भर्ती होने चालू हुई, मतलब रिक्रूटमेंट इन आर्मी, राइट। तो आर्मी में भर्ती होना स्टार्ट हुआ, तो लगा कि इतनी खेती कर रहा हूँ, चलो आर्मी में जाए, देश का भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए। तो उसने आर्मी ज्वाइन करी, राइट। आर्मी में जब यूएस में ज्वाइन करते हैं तो आईक्यू टेस्ट लेते हैं, आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट, क्या आप कितने बुद्धिशाली हो, ऐसा टेस्ट लेते हैं, राइट। तो आईक्यू टेस्ट लिया उनका, और वो जो आर्मी मैन है जो जो टेस्ट ले रहे थे, वो जान के हैरान हो गए कि इसका टेस्ट है वो 161 के ऊपर है। मतलब ही इज लाइक जीनियस, राइट। ही इज लाइक जीनियस, जीनियस है ये, बहुत होशियार बंदा है। उसने मतलब ये तार निकाला और 2-3 बार ऐसे टेस्ट किया, तो वो बहुत ही मतलब होशियारी था, आईक्यू उसका था। तो ही रियलाइज, मतलब ये जो विक्टर सेरिब्रियन है, वो रियलाइज कि मैं डम्ब नहीं हूं, मैं तो होशियार हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मेजरमेंट करने वाले की है ना, फुटपट्टी कम हो जाती है। मतलब इतना बड़ा आदमी होता है फॉर एग्जांपल, तो द स्मॉल पीपल कैन नॉट मेजर, राइट। तो उसके टीचर ने असेसमेंट बहुत गलत किया था। और क्या हुआ कि उसका ही डिस्कवर हिमसेल्फ कि नहीं, मैं तो बहुत ही होशियार हूं। मतलब उसका आईक्यू लेवल बहुत बड़ा था। तो उसने बाद में बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। उसने मतलब उसकी जो जो ख्वाहिशें थी वो करना स्टार्ट किया। ही रियलाइज सडनली कि नहीं, मैं तो बुद्धिशाली बहुत हूं। तो उसने, उसकी आईक्यू लेवल इतना अच्छा था कि वर्ल्ड वाइड है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उसका नाम है मेंसा। अगर आपको टाइम मिले तो मेंसा करके, MENSA, मेंसा ग्रुप है। और इस ग्रुप का आपको ज्वाइन करना हो ना, तो एक ही क्राइटेरिया, आपका आईक्यू लेवल बहुत बड़ा होना चाहिए, राइट। तो एवरी 10,000 में एक ही बंदा ऐसा होता है जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, और वो सब ज्यादा में से भी ज्यादा होगा, वो ही मेंसा का क्या बन सकता है, वो मेंबर बन सकता है। तो उसको सुपर इंटेलिजेंट जो ग्रुप है वर्ल्ड वाइड है, जहां इंडियन भी है कई कई, तो वो ग्रुप में वो ज्वाइन हो गया। अगर आपका मेंसा का जो कोई बुक हो और आईक्यू लेवल का आपको पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरह से ना टेस्ट करते हैं अपना आईक्यू लेवल, राइट। तो मेंसा ग्रुप का वो कितने साल,
जहां उस वक्त 4 ही मेंबर थे पूरे यूएसए में। कितने मेंबर थे? 4। इसमें से ये बंदा था, राइट। एंड ही हैज वर्क एज ए चेयरमैन ऑफ मेंसा ग्रुप फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक वो मेंसा ग्रुप का क्या रहा? प्रेसिडेंट रहा। और पूरे विश्व के जो जीनियस है उसका भी वो प्रेसिडेंट रहा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये सिंपल हुआ कि इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट योर वैल्यू एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर सेल्फ, देन नोबडी इज गोइंग टू वैल्यू योर सेल्फ, राइट। तो एक बार ना, पता है ना, मूर्तिकार होता है। इसके पहले मैं बता दूं कि एक एंटिक एंटिक चीजें जहां मिलती है, एंटिक मतलब बहुत पुरानी पुरानी चीजें जहां मिलती है, एक शॉप में एक बंदा गया और पूछा, सब जगह एंटिक एंटिक पीस, यहाँ तलवार थी, यहाँ थी। तो उसने एक क्वेश्चन पूछा कि इस शॉप में, तुम्हारी शॉप में ऐसी कौन सी चीज है जिसको देख के बहुत आश्चर्य और बहुत मतलब एंटिक पीस हो एकदम, जो जो मैच ना करो किसी को। तो बोला, दुकानदार बोला कि मैं ही हूं इस दुकान में, मतलब ये सब है चीजें लेकिन मैं ही एंटिक पीस हूं, मतलब द पर्सन हु इज लिविंग विद इन मी इज अ एंटिक पीस, राइट। और जो मूर्तिकार होता है ना, मूर्तिकार कोई भी पत्थर में वो मूर्ति ही देखता है, राइट। पत्थर देखता है तो वो मूर्तिकार होता है, मूर्ति देखता है। तो वो क्या करता है, जो काम का नहीं है ना वो निकाल देता है, जो काम का नहीं है वो निकाल देता है। अगर काम का नहीं है वो निकाल दिया तो वो भगवान की मूर्ति ही है, वरना वो पत्थर कहाँ पड़ा रहेगा? कहीं भी रखड़ता रहेगा। लेकिन उसकी मूर्ति हो जाए तो वो भगवान का जो प्लेस है वो ले लेता है। इट मीन्स दैट यू नीड टू डिस्कवर योर सेल्फ। अपना जो है बी सेल्फ अवेयरनेस, अपना बहुत कुछ कर सकते हैं। वी हैव ऑल विगर, वी हैव ऑल स्ट्रेंथ, सो वी कैन डू एनीथिंग दैट वी वांट, राइट। बट ओनली कंडीशन इज यू शुड अवेयर अबाउट योर सेल्फ। हमको अपना अवेयरनेस लेवल होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। तो ये विक्टर साइब्रिया के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कोई खेत में काम करने वाला भाई टॉप पे, जहां ना यूएस के प्रेसिडेंट भी उसका आईक्यू लेवल इतना नहीं होता है जितना ये मेंसा के ग्रुप वाले का होता है। तो ही कैन रीच एट टॉप, राइट। सो ओनली थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, ओनली थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। पहले तो आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि आई हैव एबिलिटी टू डू एनीथिंग, राइट, विच इज गुड फॉर द कंट्री, विच इज गुड फॉर माई फैमिली, विच इज गुड फॉर मी। तो वो अगर आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाए, राइट, और थोड़ा प्रैक्टिस करे और आगे आए, तो यू कैन डू एनीथिंग, राइट, यू कैन डू वंडर। एंड एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट our research methodology, and we are going to start what? Research proposal. So last time what we learned? Last time we learned about, anybody? Last time we learned about hypothesis testing procedure, right? Hypothesis testing procedure. Sir, we forgot you forgot na? Hypothesis testing procedure. Are you with me, everybody? Yes, sir. Okay. So procedure, hypothesis, testing procedure, we have learned, right? We have learned this hypothesis testing procedure. Step 1, specify the null hypothesis. Null hypothesis as not, there is no significant difference between so and so, no impact, no nothing, right? That we have learned. Then specify the alternate hypothesis. So say yes to it, right? Set the significance level. We keep it 0.05. बहुत सारे आ रहे हैं अभी। We keep it 0.05. We keep 0.05 in social science. So this is level of significance means alpha. So beta is 0.95, right? This is level of confidence. Then we need to collect the data through primary and secondary sources. Decide and perform the statistical test, whether we should use
parametric test or non-parametric test, we need to decide it. And calculate test statistics, we need to calculate the value, right? We need to calculate the value and corresponding p-value. P-value matlab probability value. And we have to take decision. If the p-value is lesser than 0.05, we reject the null hypothesis. It means we cannot accept the null hypothesis. If it is greater than, we accept the null hypothesis. And this is called significant. And if it is greater than 0.05, it is not significant. That we have learned. And present your findings. So whatever you have written in a findings, you conclude, right? So semester number 4, you are going to get about ANOVA and other statistics, right? There we'll discuss this in detail with example. So this we have already learned. Now today's topic is research proposal. And we have learned so far identification of problem. We have learned so far hypothesis testing. And now third and last point that we need to discuss is research proposal. So these are the 3 main content of unit 2 of your research methodology. And we are going to learn about research proposal. This is not a marriage proposal, right? In marriage proposal also we prepare profile, you know. But this is research proposal. SI, same thing, right? Proposal. There is a proposal, right? How many are? Okay, people are coming. So research proposal, what do you mean by research proposal? Anybody, whatever your idea, you can share your idea. What is research proposal? क्या लगता है आपको कि ये research proposal है? मतलब ऐसे देखो, लड़का लड़की का प्रपोजल होता है, घर वाले जाते हैं और बोलते हैं कि ये करना है, ये शादी करनी है, पसंद है, ये है, ऐसा है कुछ, मतलब मुझे रिसर्च करना है, आपको रिसर्च देना है, चलो हाँ तो हो गया, चलो ऐसा होता है, राइट? ऐसा होता है. चलो कोई बोलेगा, एनीबडी फ्रॉम यू? चलो चलो चलो, कौन है, कौन बोलेगा रिसर्च प्रपोजल क्या है? चलो पहले तो ये रिटन में होता है कि ओरल होता है? क्वेश्चन रिटन में होता है कि ओरल होता है? रिटन फॉर्म रिटन ओके, कोई बात नहीं. सपोज कोई आंसर आया रिटन, वेरी गुड. चलो research proposal है ना, the first step before we start doing research, the first step of whatever the identification of problem, collection of data, hypothesis testing, and all procedure that we have learned research process, this we decide. And the first presentation point of view, we are preparing research proposal the first. It means that problem is identified. It means that significance of the study is there. It means that data collection method, sampling method, and data analysis method, whatever the chapterization that we know, that we are going to do. But the first step is to prepare the research proposal. So everything will prepare and will write in where? Research proposal. So research proposal is first step in any research project. If you want to do research project is not restricted to project only, but it restricted to, it may be include to your research studies, right? Educational studies. So researcher who wants to undertake a project, right? Want to undertake a project. How many families are dislocated due to COVID-19 that you want to study? So government may give you the research project and 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 1 crore, up to whatever the density, whatever the depth of the project. According to that, you are going to get the funding. Or want to pursue a degree of research. डिग्री ऑफ रिसर्च की डिग्री कौन सी है? पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी. पीएचडी का मतलब क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी.
and Master of Philosophy. In PhD, you present what? Thesis. In MPhil, you present what? Dissertation. Dissertation. This is the difference. The output of PhD is thesis. Output of dissertation is MPhil. So if you want to pursue your degree like MPhil and PhD, that are the research degree. Okay. So he or she is requiring to prepare a research proposal first, but because everything process you have done, but how the other person able to or come to know that what you are going to discuss, right? What you are willing to find it out, right? And that's why we need to prepare what? Research proposal. It is a plan of activities, problem, data collection, hypothesis, testing, etc., etc. So plan of activities that would constitute the research study. जो रिसर्च स्टडी करने हैं उसकी जो एक्टिविटी है उसका एक प्लान है. इट्स अ प्लान कि हम कैसे रिसर्च करेंगे, राइट? तो लेट्स लर्न मीनिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल. और ये पीपीटी आपकी ही है, आपको आज मिल जाएगी, राइट? जो भी लिखा है वो आपको आज मिल जाएगा. और मैंने मटेरियल दिया है आपको इसका. Have you got this material? नहीं है तो भी मिल जाएगा. ओके, तो भी मिल जाएगा. Today you are going to get this PPT plus material, both, right? So what do you mean by research proposal? Research proposal is a written statement. Remember, I have asked the question, is proposal is written or oral? So it's a written statement. और marriage proposal ओरल स्टेटमेंट होता है, इसमें लिखा हुआ नहीं होता है. प्रपोजल में लिखा है. हाँ, शादी हो जाए तो वो बाद में उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन प्रपोजल रिटन में नहीं होती. बट रिसर्च प्रपोजल इज रिटन स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन मतलब योर यूनिट नंबर 3. whatever the design that you have said, you put in a written form, it's a research proposal, right? Another meaning, रिसर्च प्रपोजल इज अ सिस्टमैटिक प्लान. अब कैसे भी प्लान करो, मतलब ये भी सिस्टमैटिक ही होता है. मतलब रिटन स्टेटमेंट मतलब जो आए वो लिख दिया, ऐसा नहीं है, राइट? इज अ सिस्टमैटिक प्लान विच ब्रिंग्स टू फोकस primarily planning that will be needed to accomplish the purpose of the study, whatever the objective or purpose that we have decided. So how we are going to do that, राइट? उसका ये हमारा मतलब जो कैसे हम करेंगे उसका प्लान है, वो रिसर्च प्रपोजल है. इट इज जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट को ये घर बनाना है, सबने ऐसा बनाया होगा और मैं भी ऐसे बना रहा हूं, राइट? आर्किटेक्ट को ये घर बनाना है फॉर एग्जाम्पल, राइट? ऐसा ऐसा सबने बनाया होगा. आई डोंट थिंक कोई होगा कि जिसको ये पता नहीं होगा, राइट? ये घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले वो क्या करता है? ब्लूप्रिंट तैयार करता है कि यहाँ बेडरूम रहेगा, यहाँ वॉशरूम रहेगा, इधर ड्राइंग रूम रहेगा, यहाँ से एंट्री होगा, यहाँ से ऊपर माल होगा, ये सब, राइट? सो द आर्किटेक्ट प्रिपेयर दिस ब्लूप्रिंट फर्स्ट, राइट? बिल्डिंग होता है तो ब्लूप्रिंट पहले बनाते हैं और बाद में वो उसके मुताबिक क्या होता है? बिल्डिंग खड़ी होती है, उसके मुताबिक बिल्डिंग खड़ी होती है, राइट? सो ए रिसर्च प्रपोजल, अनदर मीनिंग, तो अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं ना, राइट? ए रिसर्च प्रपोजल इज डॉक्यूमेंट रिटन बाय ए रिसर्चर. ओके, तो रिसर्चर ने ही लिखा होगा ना, प्लीज, रिसर्चर ने ही लिखा होगा ना रिसर्च प्रपोजल. दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रपोज प्रोग्राम. प्रपोज प्रोग्राम क्या हो सकता है उसका डिटेल. इट्स लाइक ए आउटलाइन ऑफ द एंटायर रिसर्च प्रोसेस दैट गिव्स ए रीडर समरी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्कस इन अ प्रोजेक्ट. तो ये प्रपोज प्रोग्राम जो भी होता है उसकी आउटलाइन देना है. आउटलाइन इज नॉट फैक्ट. हाँ, मतलब जो करना है वो नहीं, आउटलाइन देखे हम ऐसे डेटा कलेक्ट करेंगे, हम ऐसे सैंपल लेंगे, हम उसका प्रोसेसिंग ऐसे करेंगे,
उसका कंक्लूजन ऐसे निकालेंगे, इतने इतने टेस्ट यूज करेंगे, पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ऐसा करेंगे, उसको जाके ऐसे पूछेंगे, वैसे करेंगे, और ये जो किया है उसका फायदा इतना इतना हो सकता है, ऐसा जो आउटलाइन देना है ना, उसको रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, जहां सब इंफॉर्मेशन के समर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आरपी, रिसर्च प्रपोजल क्या है, दैट वी हैव लर्न. नाउ व्हाई रिसर्च प्रपोजल, व्हाई वी शुड प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल. So research proposal is prepared for scrutiny. Scrutiny मतलब देखेंगे, right? देखेंगे कैसे कि ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है वो डिस्कवरेबल या वो रिसर्चेबल है कि नहीं, उसका इम्पोर्टेंस है कि नहीं, जो सामने बंदा जो लेके आया वो कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं, उसका इम्पैक्टफुल होगा कि नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट है कि नहीं, रूल्स और जो मेथोडोलॉजी यूज किए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, वैसा चेक करेंगे. प्रपोजल किस लिए होती है, चेक करने के लिए होती है, तो वो क्या करेंगे, चेक करेंगे, स्क्रूटिनी करेंगे. ओके, वो एक्सपर्ट के द्वारा, एंड अप्रूवल, बाद में लगेगा कि नहीं 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 ये इंपॉर्टेंट भी है, ये बंदा कर भी सकता है और उसका इम्पैक्टफुल होगा, मेथोडोलॉजी सही है, तो दे गिव अप्रूवल इन द फील्ड और ग्रांटिंग एजेंसी. तो ग्रांटिंग एजेंसी है, बहुत सारी ग्रांटिंग एजेंसी है, वो क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे. जैसे आपको फॉर एग्जांपल पीएचडी में एडमिशन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, राइट. आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, बाद में आप एलिजिबल हो गए अप्लाई करने के लिए. तो 55% इन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट स्लेट, राइट, या टेस्ट, whichever. So then you are qualified for what, PhD program. And PhD program, when you enter, when you are eligible, you have to prepare research proposal. Research proposal आपको रिसर्च कमिटी के आगे करना पड़ेगा. This committee is nothing but this expert, and if it is found suitable, then you are going to get admission, right. So in a education also, to show, right, for scrutiny and approval of an expert, suppose you are going to get some government grants, so the officers of government will scrutinize whether you are this should be grant or not. So why we prepare this research proposal? The research proposal is prepared for scrutiny and approval of expert. scrutiny के लिए कि भाई देख लो मैं जो कर रहा हूं सही है कि नहीं, अगर लगता है तो अप्रूव करो, मुझे फंड्स दो या मुझे एडमिशंस दो, राइट. फॉर दैट वी प्रिपेयर research proposal. Generally through research proposal we are showing, हम बता रहे हैं कि भाई मुझे रिसर्च करना है, मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट्स करना है, तो इसलिए अप्रूवल के लिए ये सब चाहिए. अदरवाइज सपोज यू वांट टू डू योर ओन रिसर्च विदाउट एनी फंडिंग एंड यू डोंट वांट एनी डिग्री, तो नोबडी स्टॉप्स यू, यू स्टार्ट डूइंग दैट, राइट. अभी से आप कर सकते हो कि आजू बाजू वाले जो हमारा है ना, मतलब एमकॉम जो हमारा जो ओल्ड क्या बोले, ओल्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट था या हमारा प्रॉब्लम था, इज यूज ऑफ सोशल मीडिया हैव इम्पैक्ट ऑन मार्क्स, है कि नहीं. तो डायरेक्टली यू कैन डू द रिसर्च, नो नीड टू प्रिपेयर दिस रिसर्च प्रपोजल. बट इफ यू वांट एनी डिग्री और फंड, you need to prepare it in a written form. So why? Because scrutiny and for approval of experts. Who prepares? Of course, who prepares? So who prepares? Any researcher who wants to study the problem or wants to find a
solution or he she prepares the research proposal. जिसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन का करना है वो सब रिसर्चर प्रपोजल बनाएंगे, रिसर्च प्रपोजल। तो इलाबरेट वे में क्या हो सकता है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ रिसर्च कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ना, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, राइट, एमफिल पीएचडी, वो हो सकता है। और इसके लिए डिपार्टमेंट का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमिटी, आरडीसी, इट इज कॉल्ड आरडीसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमिटी, और डिपार्टमेंट डीआरएसी, डिपार्टमेंट रिसर्च कमिटी, दैट आल्सो वैलिड, राइट। तो स्टूडेंट्स के लिए, एडमिशंस के लिए, रिसर्चर टू प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसी का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के लिए फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च, तो पैनल का जो एक्सपर्ट है उसके सामने रखने के लिए रिसर्चर को करना पड़ेगा। तो देयर आर मेनी प्राइवेट ग्रांट्स, देयर आर मेनी गवर्नमेंट ग्रांट्स विच प्रोवाइडेड टू द रिसर्चर। और अभी भी है जो बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, उसने वुमन सेंट्रिक मतलब वुमन के बारे में रिसर्च करने के लिए ओपन इनविटेशन दिया है। तो राइट, तो उनको अगर आप प्रपोजल रखोगे तो मतलब यू कैन डू एज ए स्टूडेंट ऑल्सो, यू कैन डू, राइट। तो उसके लिए आपको प्रपोजल बना सकते हो, उसके लिए आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है। फॉर टीचर लाइक मी, राइट, और टीचर और प्रोफेसर टू सम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटी, तो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, तो यहाँ बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी है उन्होंने यूजीसी के ग्रांट में से मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड सीड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और उसका वैल्यूएशन लैक्स में जाता है, लाखों में जाता है। तो वो किया है। तो यूजीसी एंड आईसीएसएसआर and many private universities and many private funding agencies are providing money for research, right? Then next is manager, अगर जिसको स्टूडेंट भी नहीं है, रिसर्चर भी नहीं है, टीचर हमारे जैसे नहीं है, तो रिसर्च कहाँ काम लगता है, मैनेजर को, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन और स्टडिंग द प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट इन हिज कंपनी, उनकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉर्ट आउट करने के लिए वो क्या बनाता है, रिसर्च प्रपोजल बनाता है और अपनी हायर अथॉरिटी कर रखेगा कि मैं इतना रिसर्च करना चाहता हूं और रिसर्च के बाद हमारे कंपनी को फायदा होने वाला है, राइट। तो वो मैनेजमेंट को और हायर अथॉरिटी को क्या करेगा, वो अपना प्रपोजल देगा, दिखाएगा, डिफेंड करेगा, एक्सप्लेन करेगा, मॉडिफिकेशन कुछ है तो चेंज करेगा, कुछ बोले कि इसे नहीं ऐसे करो वैसे करो, तो वो चेंज करके बाद में एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मतलब हो जाता है, बाद में एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो मैनेजर भी रिसर्च कर सकते हैं। तो वो प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स, वो प्रिपेयर रिसर्चर, वो प्रिपेयर टीचर्स और प्रोफेसर, वो प्रिपेयर मैनेजर। इट मींस रिसर्चर, जो भी रिसर्चर है, जिसको भी रिसर्च करने का इंटरेस्ट है और he wants some funding funds or some degrees or validity of the research, then he or she needs to prepare research proposal. Is that clear or not? Say yes or no. So student, researcher, teacher, professor and manager, these, there are maybe many, right, but these are the major who prepare this research proposal. And why they prepare? Because of scrutiny and evaluation and for obtaining grants. Is that clear or not? Say yes or no. Yes, sir. Okay. Next is content to be included in research proposal. अभी तो बोल दिया मैंने कि research proposal क्या है, अभी तो बोल दिया मैंने
कि रिसर्च प्रपोजल कौन बनाता है। अभी तो बोल दिया मैंने कि रिसर्च प्रपोजल कौन कौन बनाता है और क्यों बनाता है, राइट। बट व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन रिसर्च प्रपोजल, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था ना, मतलब आफ्टर गेटिंग, मतलब प्रोग्राम आउटकम। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इस लेक्चर सीरीज में पहले ही मैंने बोला था कि आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशंस, राइट, यू विल एबल टू राइट ए रिसर्च प्रपोजल। आप भी रिसर्च प्रपोजल लिख सकोगे। यू विल एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, you will able to know the research, hypothesis testing procedure, and you will also be able to write a research proposal, right। तो हमको रिसर्च प्रपोजल लिखनी है, कौन सी लिखनी है भाई? तो हमारा जो मेन है, मतलब एक सैंपल ही लिया है हमने, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, दैट इज ऑन मार्क्स, राइट। सोशल मीडिया का परफॉर्मेंस और उसका यूसेज मार्क्स या रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट करता है कि नहीं, वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो उसके लिए हमको रिसर्च प्रपोजल, मान लो कि डिपार्टमेंट को आपको या यूनिवर्सिटी को, एसपी यूनिवर्सिटी में सीड मनी ग्रांट होती है, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए सीड मनी ग्रांट, और आपको वहां रिसर्च करना है फॉर एग्जांपल। तो क्या इंक्लूड करेंगे, अंदर क्या होना चाहिए, राइट। रिसर्च प्रपोजल कैसी दिखती है, क्या होना चाहिए, वो मैं रिसर्च प्रपोजल का आपको फॉर्मेट वो गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा। एक दो प्रपोजल भी भेज दूंगा मेरी पीएचडी स्टूडेंट्स की और अदर स्टूडेंट्स का, जहां प्रपोजल बहुत अच्छी बनाई है, और आप देख सकते हो कि क्या क्या अंदर कंटेंट है। कंटेंट मतलब उसका तत्व कौन कौन सा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, वो सब हम करेंगे। तो आपको अगर रिसर्च प्रपोजल बनाना है तो मान लो एक एग्जांपल कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऑन मार्क्स कैसे होता है, राइट। तो आपका आपका क्या बोलेगा, क्या इंक्लूड करेंगे, हमको प्रपोजल बनाए। तो विथ एग्जांपल वी आर गोइंग टू लर्न, with example we are going to learn about this. Any message from anybody? Okay, no. Okay, the good research proposal should contain following points. क्या क्या होना चाहिए, मतलब कुछ लैकिंग ना रह जाए। लैकिंग रह गया है ना तो मजा नहीं आएगा, राइट। तो फर्स्ट इज टाइटल पेज होना चाहिए। टाइटल पेज हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हमने यही कर दिया है, राइट। बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारा भाषण मैंने दे दिया है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट रिसर्च पे क्या पड़ता है। वो डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स, दैट टू सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट के मार्क्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और आपने मतलब एक एग्जाम्पल भी देखा होगा कि मैंने एक सर्वे किया है जहां ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग में स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम में, और कौन सा वो अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, कौन से फैक्टर अच्छे लगते हैं, कौन से फैक्टर अच्छे नहीं लगते हैं। उसके लिए मैंने आपको सबको क्वेश्चनर भी भेजे हैं और बहुत कम लोगों ने उसका रिस्पॉन्स किया है, राइट। अगर आपके पास है वो गूगल क्लासरूम में तो आप फिर से भरिए ताकि आपको पता चले कि रिसर्च क्या है और कैसे। वो क्वेश्चनर है, राइट, वो क्वेश्चनर फॉर्म में, तो आपको पता चले कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो क्या होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल, तो मान लो कि इस पे ही बनाना है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट मार्क्स पे क्या पड़ता है, रिजल्ट्स पे क्या पड़ता है, राइट। तो उसका कंटेंट क्या होगा, और थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस दे दूंगा ताकि हमको पता चले कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो ये एक एग्जाम्पल होगा। वैसे इफ यू वांट टू स्टडी इन अनदर प्रोग्राम और अनदर रिसर्च और अनदर प्रोजेक्ट, यू हैव टू रेप्लिकेट इट कि क्या कर सकते हैं, राइट। ये प्रॉब्लम के लिए यही कर रहे हैं, दूसरे प्रॉब्लम के लिए मेथोडोलॉजी मे बी डिफरेंट बट द कंटेंट विल बी द सेम। कंटेंट क्या होगा, प्रपोजल के कंटेंट विल बी द सेम। सीक्वेंस मे बी चेंज, पर कंटेंट मोर और लेस सेम होना चाहिए। मतलब यू कैन नॉट से कि भाई ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ये यहां ही होना चाहिए,
देयर इज नो थंब रूल कि जहां आप क्या बोल सकते हो कि इतना होना ही चाहिए वरना ये प्रपोजल ही नहीं है. इट इज नॉट 1 2 3. इट मे बी 1 5 3 4 एनीथिंग or 1 to 10 anything, right? But the point is whatever the problem that you are going to study, it should be you should able to solve that problem with proper methodology. Okay, only that will things will be checked while evaluation of research proposal. तो क्या क्या कंटेंट होते हैं, कंटेंट डिटेल में हम पढ़ते हैं. टाइटल पेज. टाइटल पेज क्या होता है? पहला ही पन्ना आपको, फॉर एग्जांपल ये है, राइट, प्रपोजल बनाई है 4-5 पन्ने की, सप्लीमेंट्री है, एज्यूम कर लो. तो उस पे जो पहला पेज होता है वो टाइटल पेज होता है, राइट. तो टाइटल पेज में क्या क्या लिख सकते हैं? तो टाइटल पेज में the title page of the proposal should contain name and address of researcher, right? पहले ये होगा टाइटल ऑफ द स्टडी और प्रॉब्लम. टाइटल ऑफ द स्टडी. तो हमारा टाइटल जो आइडेंटिफाई ऑफ प्रॉब्लम किया था ना, इट वाज वेरी लार्ज. मतलब जब हम टाइटल लिखते हैं तो वी हैव टू मेक इट शॉर्ट, बट दैट शुड बी ए इंडिकेशन होना चाहिए. लेट मी टेल यू व्हाट, राइट. तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है ना, तो मैंने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में बोला था कि इज यूज ऑफ सोशल मीडिया में भी, फॉर एग्जांपल फेसबुक, राइट, हैव एनी इम्पैक्ट ऑन मार्क्स रिजल्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर ईयर 2020-21, राइट. इतना सारा लंबा था. तो ये क्लैरिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया. जब व्हेन वी आर राइटिंग द टाइटल वी हैव टू कट शॉर्ट, राइट. एंड इन मैथोडोलॉजी विल डिस्कस इन अ ग्रेटर डेप्थ. तो क्या हो सकता है? तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है या रिसर्च करना है कि ये स्टडी, ये टाइटल रख रहे हैं, ये टाइटल भी मतलब अगर दूसरा टीचर को पूछा तो वो अलग तरीके से टाइटल लिखेगा, तीसरे को लिखेगा तो अलग तरीके टाइटल लिखेगा. बट टाइटल शुड बी वेरी स्वीट एंड इट शुड इंडिकेट व्हाट द रिसर्च कंटेंट इज, राइट. ए स्टडी ऑन, एक स्टडी है, ये एक स्टडी है. तो ए स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन रिजल्ट्स ऑफ मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स, राइट. मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स, ये टाइटल हो गया, राइट. कोई टीचर है, कोई रिसर्चर है, ऐसा नहीं लिखेगा और दूसरी तरीके से लिखेगा कि स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मार्क्स ऑफ और रिजल्ट्स ऑफ एमकॉम प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट, ऐसा भी लिख सकता है, राइट. बट मोर और लेस तो हम यहाँ करेंगे कि इम्पैक्ट मेजर करेंगे सोशल मीडिया का. सोशल मीडिया में 3 लेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, राइट. ये 3 ही लेंगे, ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि भाई ये सब लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं. एंड मास्टर डिग्री मींस हम क्लैरिफाई करेंगे एमकॉम, राइट. रिजल्ट्स में हम क्लैरिफाई करेंगे कि लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, राइट. तो ये स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ social media on result of master degree students, this will be the title. तो पहला ही पेज पे यही टाइटल आएगा, राइट. एंड नेम एंड एड्रेस, तो आपका मिस्टर XYZ अगर ऑर्गेनाइजेशन से है तो सो एंड सो कॉलेज और सो एंड सो इंस्टीट्यूट. अगर नहीं है तो आपका घर का एड्रेस, राइट. तो आप लिखें किसने लिखा है वो, राइट. And nature of study, of course, in a written, the name of dependent or agency, किस एजेंसी को कर रहे हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग for PhD you are preparing this research proposal submitted to Sardar Patel University, right. तो क्या लिखेंगे? A study on impact of social media on result of master degree students, right.
submitted by so and so address to Sardar Patel University or Department of Business Studies, Sardar Patel University, right? So name of university where proposal is to be presented, or Government of Gujarat, or Physical Education Department, Government of Gujarat, right? And you can write it down the month and year also, और अगस्त 2021 ऐसा लिख सकते हैं. तो ये टाइटल पेज पे आएगा. टाइटल पेज पे क्लियर हो जाएगा कि आपका स्टडी क्या है, कौन स्टडी करना चाहता है और किस लिए स्टडी करना चाहता है, राइट, फॉर एमफिल पीएचडी और फॉर प्रोजेक्ट, राइट. तो ये क्लियर हो जाएगा ताकि वो क्लासिफिकेशन में आपके जैसे प्रोजेक्ट्स का बहुत लोगों का आएगा, तो आपका कौन सा है तो जल्दी आइडेंटिफाई करे, इसलिए फ्रंट पेज पे इतना होता है. नेक्स्ट पेज इज अबाउट कंटेंट एंड इंडेक्स. Oh, content and index. Is content and index are one and same or different? कई बार ना, हाँ, कई बार आप बुक्स देखते हो ना, तो कंटेंट लिखा होता है या इंडेक्स लिखा होता है. कई बार इंडेक्स लिखा होता है, कई बार कंटेंट लिखा होता है. तो इज देयर एनी डिफरेंस ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स? जब इंडेक्स लिखो ना, इंडेक्स इज विथ पेज नंबर अगर हो तो इंडेक्स लिखना ही चाहिए, राइट. और सपोज एक्स वाई जेड जो डिटेल है, ओनली डिटेल लिखा है और पेज नंबर शायद नहीं लिखे है, तो यू कैन राइट कंटेंट. कंटेंट मतलब अंदर क्या है वो लिख सकते हो. इज दैट क्लियर और नॉट? इंडेक्स लिखा तो पेज नंबर, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन पेज नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम पेज नंबर 2, लाइक दैट. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, राइट. इंडेक्स और कंटेंट क्यों लिखना चाहिए? बिकॉज सपोज आई एम इंटरेस्टेड नॉट इन योर थियोरिटिकल पार्ट, आई एम इंटरेस्टेड व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव. सो योर ऑब्जेक्टिव इज ऑन पेज नंबर 7, सो आई विल डायरेक्टली गो टू द पेज नंबर 7. मैं पेज नंबर 7 पे का ही इंटरेस्टेड हूं, तो मैं कर सकता हूं, तो मेरा टाइम बचेगा. वरना आपकी मतलब ऑब्जेक्टिव कहाँ लिखे है नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कहाँ लिखना है, और लास्ट में लिख दिया तो मैं तो यहाँ ऐसा ऐसा करूंगा तो भी मुझे आपका ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा. तो वो टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटेंट लिखते हैं और ऐसे इंडेक्स लिखते हैं. इज दैट क्लियर और नॉट? से यस और नो. तब तक मैं पानी पी लेता हूँ. यस सर. बाकी ना बदा? Yes, sir. Okay. Next is statement of problem. तो कंटेंट में क्या लिखेंगे? जो बाकी अभी बताने जा रहा हूं ना वो कंटेंट में आएगा. तो कंटेंट में पहला होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, और जनरली वी राइट एज ए इंट्रोडक्शन, राइट. वहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखेंगे. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है कि क्या है एक्चुअली प्रॉब्लम, अभी क्यों ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, कैसे हम कर सकते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हमारा, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ना, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऑन रिजल्ट्स, राइट. तो वी हैव सर्टेन रिपोर्ट्स. ऐसे ही नहीं हो जाता ना, ये आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ऐसे ही नहीं हो जाता. तो हम रिव्यू लिटरेचर करते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स देखते हैं, बहुत सारा न्यूज आइटम देखते हैं. तो देयर मे बी वन रिसर्च आर्टिकल और जो बोले ना रिसर्च रिपोर्ट आता है कि द एवरेज यूसेज ऑफ सोशल मीडिया इज 4 to 5 आवर्स. एवरेज यूसेज मतलब अपना 24 आवर्स में से 4 to 5 आवर्स गिविंग द पर्सन allotting or giving time to the social media 4 to 5 आवर्स, which is a big chunk, right. बहुत सारा सोशल मीडिया का यूज हो रहा है और वो टेम्पटिंग भी होता है और आपको एक जाली में भी बांध देता है. तो उसका डिस्कशन करेंगे कि नाउ इट इज ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत बढ़ गया है, और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस और गैजेट्स बढ़ गए हैं, तो लोग ज्यादा कर रहे हैं, यूज ज्यादा कर रहे हैं. And there are negative impact. There may be a negative impact on students' performance, क्योंकि कंटेंट ही इतना आता है ना, कंटेंट ही इतना आता है कि
कोई भी टेम्पटिंग हो जाए कि एक बार देखा ना तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और पता ही नहीं चलता 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया। तो ऐसा ऐसा स्टडीज होगा तो वो स्टडीज रख दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा है। तो नाउ इज माय स्टूडेंट्स, मतलब ये डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का कुछ इंपैक्ट है कि नहीं मार्क्स पे, दैट आई वांट टू स्टडी। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम मतलब इसका सोशल मीडिया का इंपैक्ट हो रहा है। अगर आप एक नया रिसर्च देखें ना, नया रिसर्च अभी लेटेस्ट रिसर्च है, जो ऑनलाइन वेब सीरीज है ना, ऑनलाइन वेब सीरीज, वो आपको थोड़ा है ना फ्री कंटेंट देगा। बाद में आपको मतलब उसका है ना देखे नहीं ना तो मतलब जैसे चरसी होता है, जैसे कोई दारू पीने वाला होता है, उसको नहीं मिलता है तो कैसे झट पटाता है, तो वहां तक ला देते क्योंकि क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ा देती है ना ये वेब सीरीज कि आपने 2 एपिसोड देखे ना, बाद में तो आपको मतलब आप जानना ही चाहते हो कि क्या है एक्चुअली, राइट। तो द टाइम वेस्टिंग प्रॉब्लम, राइट, तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम या करियर रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कम रह जाते हैं। और इस वेब सीरीज देखा, ये देखा, वो देखा, टाइम पास बहुत हो जाता है। तो ऐसा स्टडी है, तो दैट यू कैन गिव इन अ बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड में हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं कि इसकी इंपैक्ट हो रही है, तो इसकी इंपैक्ट रिजल्ट पे ही आएगी। So that we need to discuss, and that's why it's very important to study what impact of social media. तो ये प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करके रख रहे हैं ताकि पढ़ाई जो करेगा, इवेल्यूशन जो करेगा कि नहीं, हाँ सोचेगा कि हाँ सोशल मीडिया का तो इम्पैक्ट बढ़ गया है, बिकॉज यू हैव गिवन रेफरेंस ऑफ सर्टेन रिपोर्ट्स ऑल्सो, राइट, रिपोर्ट्स का आपने वो दिया है, एंड उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो फर्स्ट सफरर इज द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट को तो बहुत कैरियर बनानी है। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉई है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मान लो कि मैं हूं, अगर मैं ज्यादा यूज करता हूं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आई एम एट वन स्टेज, राइट। बट स्टूडेंट हैज टू मेक हिज कैरियर, उसको कैरियर बनानी है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम सर्च करना और उसको रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बैकग्राउंड में आप रखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, राइट। सिग्निफिकेंस मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसका वर्दीनेस के अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि हमारे जो डिपार्टमेंट के बच्चे हैं कितना यूसेज करते हैं और रिजल्ट क्या आ सकता है, अगर हमने जान लिया, तो हमारा डिपार्टमेंट का रिजल्ट अप करने के लिए कंपेयर टू अदर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस एंड अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ गुजरात हम प्रयत्न कर सकते हैं कि इंपैक्ट हो रही है तो उसके बचाव में क्या किया जाए, और हमारा डिपार्टमेंट के स्टूडेंट का रिजल्ट कैसे अप किया जाए, उसको कैरियर ओरिएंटेड और अच्छा जो सेटलमेंट है कैसे किया जाए, वो हम कर सकते हैं और कह सकते हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी कि ये करने के बाद वी आर एबल टू गाइड अवर स्टूडेंट्स कि भाई तुझे कंप्लीटली 1 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है क्योंकि इसकी इफेक्ट रिजल्ट पे होती है, तो रिजल्ट के लिए ये करना चाहिए। या ऑनलाइन कुछ असाइनमेंट दे, कुछ भी उसका सॉल्यूशन निकलता है इफ वी कम टू नो कि इसकी इंपैक्ट होती है, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट वी आफ्टर डूइंग दिस रिसर्च ये हम पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो ये कहां लिखेंगे, हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ये स्टडी करना क्यों जरूरी है और ये कहां हमको हेल्प करेगा, राइट। तो वो बताना यहाँ जरूरी है, उसको जस्टिफाई करना जरूरी है कि भाई हम ये करेंगे तो ये फायदा होगा। यूनिवर्सिटी के जो सब स्टूडेंट है, ये तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज का ले रहे, वैसे सब डिपार्टमेंट भी इससे हमको क्या करना है उसकी गाइडलाइन हमको मिल सकती है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ऑब्जेक्टिव्स है जनरली आफ्टर सीइंग दिस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, जनरली जो एक्सपर्ट होता है ना उसको पता होता है कि कौन कौन सा स्टडी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दे डायरेक्टली गो टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है, टू मेजर इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मार्क्स, मार्क्स में क्या इफेक्ट पड़ती है,
या मेंटल इफेक्ट क्या पड़ता है, कोई भी है, तो एक ही ऑब्जेक्टिव है सोशल मीडिया का मार्क्स पे क्या इम्पैक्ट है, टू नो वेदर रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स जो गांव में रहते हैं और जो शहर में रहते हैं उनका डिफरेंस है कि नहीं मार्क्स में बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया यूसेज, तो वो भी हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अर्बन स्टूडेंट वर्सेस अर्बन स्टूडेंट वर्सेस रूरल स्टूडेंट, तो उससे पता चलेगा कि शहर वाले बहुत मतलब यूज करते हैं, उसका रिजल्ट बहुत खराब आता है। सेम वे मेल फीमेल भी कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आवर डेप्थ ऑफ द स्टडी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत, और ऑब्जेक्टिव सेट ऐसे करना चाहिए कि जिसको हम ऑब्जेक्टिव का हमको क्या करेंगे, उसका हमारा हाइपोथेसिस बन सके, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स लीड्स टू research question leads to objective and objective leads to hypothesis, objective पर से ही हमारे hypothesis बनते हैं, because objective का क्या करना है, हमको solution लाना है, जो भी हैगा वो उसका what is the impact, तो impact हमको measure करनी है, तो हम hypothesis रखेंगे और उसका solution करेंगे, तो वो sequence में जाता है। तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। तो मान लो कि एक ही ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इज टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मार्क्स और रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। कौन सा, लास्ट सेमिस्टर का या कोविड जब से आया तब सब सेमिस्टर का क्या क्या इंपैक्ट है वो मेजर करना है। तो ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स यहां लिखने हैं, जो भी होगा। अगर वो पीएचडी का होगा तो ऑब्जेक्टिव थोड़े ज्यादा होंगे, अगर थोड़ा रिसर्च का होगा और शॉर्ट टर्म होगा तो एक या दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू। आपका जो यूनिट 1 है ना उसमें डिटेल में समझाएंगे, राइट। जब रिसर्च प्रोसेस आएगी तो जो टीचर होगा, अंकुर भाई इज गोइंग टू टेक आई थिंक, राइट, तो वो समझाएंगे ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर। हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके पहले जो रिसर्चर है उन्होंने ये सोशल मीडिया का इंपैक्ट ऑन रिजल्ट्स कैसे फाइंड किया है, क्या किया है, मतलब क्या क्या रिसर्च किया है, उसका फाइंडिंग क्या है, वो सब हमको क्या है वो लिस्ट आउट करके उसको इवेल्यूट करके कैसे किया है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की, व्हाट दे हैव कंक्लूडेड, उन्होंने क्या कंक्लूड किया है। दो फायदे होते हैं, एक फायदा अगर ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन दिया है वहां तो हमको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिसर्च इज समथिंग फाइंड आउट न्यू। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है नॉलेज तो हम ये रिसर्च स्टॉप कर देंगे। तो इससे पता चलेगा इवेल्यूएटर को कि भाई XYZ ने तो गुजरात यूनिवर्सिटी में कर दिया है, अब क्यों कर रहे हो, राइट, बिकॉज ऑलरेडी सॉल्यूशन इज देयर, राइट। तो और सेकंड, जब हम आगे का मार्ग देखेंगे ना, आगे का पाथ वो सॉल्यूशन के लिए, तो दिस विल गिव अस व्हाट, ए क्लू कि इस लोगों ने ऐसा किया है तो चलो मैं भी ऐसा करके यहाँ कर सकता हूं। वेरी गुड, किसका फोन बज रहा है? ओके, म्यूट योर माइक प्लीज। आर यू विथ मी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर आप मुझे पूछे ना, अगर आप मुझे पूछे ना कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है रिसर्च का, तो माय आंसर इन एज अ टीचर इज रिव्यू लिटरेचर। इन एजुकेशन रिव्यू लिटरेचर पहले आता है, रिव्यू लिटरेचर का गैप होता है, वो गैप बिकम्स रिसर्च गैप, एंड वो देता है हमको क्या, रिसर्च क्वेश्चंस, और रिसर्च क्वेश्चंस देता है ऑब्जेक्टिव्स, एंड ऑब्जेक्टिव्स देता है हाइपोथेसिस, एंड हाइपोथेसिस देता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये होता है, मतलब इफ यू आस्क मी तो पहले हम रिव्यू लिटरेचर करते हैं पहले, बाद में आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करते हैं। हाँ, अब अपना एक्शन प्रॉब्लम हो और एक्शन रिसर्च हो या ऑलरेडी मिल गया हो तो अलग बात है, और आइडेंटिफाई करना अलग बात है। लेकिन जैसे मैस्लो की थियरी आई, जैसे हर्जबर्ग की थियरी आई, जो वो
कहाँ लैकिंग है वो गैप फाइंड करते हैं और बाद में उसमें सॉल्यूशन करते हैं। तो रिव्यू लिटरेचर का भी पूरा 3-4 आवर्स का ये सेशन हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं कि ये रिव्यू लिटरेचर जो अर्लियर रिसर्चर है उन्होंने कैसे क्या रिसर्च किया है उसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करके हमारे प्रपोजल में रखना है। वो है ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर विच गिव अस द रिसर्च गैप। भाई सोशल मीडिया का यूज मेंटल क्या होता है वो है, लेकिन रिजल्ट्स पे नहीं है। रिजल्ट पे यूजी लेवल पे है, पीजी लेवल पे नहीं है। या ये रिजल्ट अदर कंट्री में है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में है, इंडिया में है तो महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है, तो ये सब नया है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, विल आइडेंटिफाई दिस रिसर्च गैप। रिसर्च गैप हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे, राइट, clear or not, and this gap becomes what, this gap becomes our objective, right? Now next is hypothesis. Now no need to tell what is hypothesis, sir, I have already learned, so no need to discuss this hypothesis. So hypothesis is tentative assumptions about the results that we are going to study. तो it should contain hypothesis and how it will be tested, कैसे टेस्ट करेंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Then we have to write about वेरिएबल. तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो सकती है, एच नॉट क्या हो सकती है, देयर इज नो इम्पैक्ट of social media on marks of you PG student of department, right? ये हमारी हाइपोथेसिस. नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गई, ये नो निकाल दो, हो गया सर, ये तो पता है, आप आगे बढ़िए. देन वी नीड टू राइट वेरिएबल अंडर स्टडी. अरे वाह, वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब विच वेरीज, जो चेंज होता है वो वेरिएबल होता है. हमारी एज क्या होती है, चेंज होती है. हर दिन हम एक दिन बढ़ते जाते हैं, चेंज होती है. सेंसेक्स क्या होता है, बढ़ते जाता है. प्राइस क्या होता है, प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ शेयर्स क्या होता है, चेंज होता है. तो जो चेंज होता है वो वेरिएबल होता है, जो वेरी होता है वो वेरिएबल होता है. तो वेरिएबल अंडर स्टडी, वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं, तो सोशल मीडिया का यूसेज. सोशल मीडिया का यूसेज मतलब अवर्स ऑफ यूसेज, राइट. मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अवर्स ऑफ यूसेज, कितना घंटा ये अपना मोबाइल में लगा रहता है, राइट. एज, राइट. देन जेंडर, मेल और फीमेल. देन रेसिडेंस और एरिया मतलब अर्बन, रूरल, सबर्बन, राइट. गांव का है, शहर का है, क्या है, राइट. देन उसके जो पास्ट मार्क्स है, हमको ध्यान में लगाना है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, पास्ट मार्क्स है, पहले के सेमिस्टर 1 के मार्क्स, सेमिस्टर 2 के मार्क्स, राइट. तो ये पहले का वो मार्क्स है, वो भी वेरिएबल है, क्योंकि एक स्टूडेंट में क्या होगा, 5.6 सीजीपीए होगा, दूसरे में 6.7 सीजीपीए होगा, कोई 9 सीजीपीए आएगा. तो वेरी करता है. तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी क्या आता है, वेरी करता है. सेमिस्टर 1 में आपके जितने हो एग्जैक्ट सेमिस्टर 2 में नहीं आते, अलग अलग होता है, वेरिएबल. और ये मार्क्स नेक्स्ट थर्ड सेमिस्टर के मार्क्स कितने हुए, राइट. तो ये सब क्या है, वेरिएबल है. वेरिएबल हमको डिफाइन करना पड़ेगा. दाखला फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूसेज. सोशल मीडिया यूसेज में हमको क्या करना पड़ेगा, वो डिफाइन करना पड़ेगा. सोशल मीडिया यूसेज मींस नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन और इन व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. तो कितना कितना यूज कर रहे हैं. तो हम पूछेंगे कि भाई तू कितनी, मतलब हम सैंपल जो डेटा कलेक्शन के लिए जाएंगे कि आप कितना आवर्स आप यूज कर रहे हो. तो कभी गलत बता सकता है, लेकिन आपको बताना है कि आपका डिक्लेयर नहीं होगा, आपका जो भी हो वो रहेगा, राइट. मतलब गुप्त रहेगा, ऐसा करके हम कर सकते हैं. तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट.
तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल डेफिनेशन, राइट। तो ये वेरिएबल जो भी है वो वेरिएबल हमको डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक में आ गया यंग स्टूडेंट्स, तो यंग मतलब क्या? तो भाई यंग मतलब 18 और 15 टू 25 इज अ यंग, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो आपको ये सब क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। तो वेरियस एलिमेंट इन्फ्लुएंसिंग द स्टडी मस्ट बी आइडेंटिफाइड। और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल, मार्क्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंड होता है किस पे? आपका सोशल अवर्स, जो सोशल मीडिया का जो अवर्स है उस पे डिपेंड होता है। ज्यादा किया तो ये वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे आपका आपका मार्क्स देना क्या है? डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट क्या है? आपका लिखना, आप कैसा लिख सकते हो उस पे मेरा कितना मार्क्स होता है वो। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमारा इसमें चलो एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? हमारी जो स्टडी की बात कर रहे हैं, चलो कोई बताएगा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल जो जिसका इंफ्लुएंस होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मतलब देयर आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर वेरिएबल। क्या हो सकता है? चलो बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सब वेरिएबल मैंने बोला है, ये सब वेरिएबल बोला है। तो डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है? एनीबॉडी फ्रॉम यू, ताकि मुझे अब समझ में आए कि आप समझ रहे हैं कि भाई हवा हवाई हो रही है। ऐसा भी हो सकता है ना, द टीचर इज टीचिंग वेल बट इट इज नॉट ग्रास्प्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो हवा हवाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं बाष्पीभवन, इवापोरेशन। तो हुआ है कि नहीं हुआ है? चलो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं हमारे स्टडी के? हाँ, कौन सा है? इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मार्क्स। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सेमेस्टर मार्क्स। यस, मार्क्स ऑफ सेम 3 और 4 जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, मार्क्स ऑफ सेम 3। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आवर स्पेंड, HOURS, आवर स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी जेंडर भी आ सकता है, मे बी एज आ सकता है। मतलब आप सेमिस्टर आवर्स यूज कर रहे हो तो एज बढ़ेगा नहीं होता है, राइट। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आर मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 3, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आवर्स स्पेंट ऑन एंड अदर वेरिएबल। मतलब एज के हिसाब से आप यूज नहीं करते हो। मतलब जो 50 साल का होगा वो 10 घंटे अपना सोशल मीडिया का यूज करेगा, और जो 20 इयर्स का होगा वो 5 घंटे यूज करेगा। ऐसा नहीं होता है, रिवर्स होता है, राइट। वो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर दिस अबाउट वेरिएबल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसे आइडेंटिफाई करें? तो 25 करोड़ से नीचे उसका जो इन्वेस्टमेंट्स होता है तो उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, राइट। यहाँ डिफरेंस है, वहां अलग डिफरेंस है, राइट। और फॉर एग्जाम्पल हैवी वेट कितना? तो यहाँ किलोग्राम में है, यूएस में पाउंड में है, राइट। कितना पाउंड? तो अगर वहां से कुछ स्टडी कर रहे हैं तो पाउंड का मतलब क्या है, किलोग्राम का मतलब क्या है, वो सब समझाना पड़ता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। और डीप में अगर मतलब स्टडी करो तो ये आपको पता चलेगा। देन स्कोप ऑफ द स्टडी और कवरेज ऑफ द स्टडी। स्कोप ऑफ द स्टडी क्या होता है? वो जो आउटलाइन होती है कि बस हम इतना ही स्टडी करेंगे। तो बाउंड्री रहते हैं ना, जैसे हमारा जो फोटो फ्रेम होता है, तो फोटो फ्रेम जो है ना, फोटो फ्रेम वो स्कोप है, अंदर जो है वो ही दिखाना है। मतलब क्या हुआ कि भाई हम ये रिस्ट्रिक्टेड टू सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, दैट टू MCOM स्टूडेंट्स, दैट टू सेमिस्टर 3 मार्क्स वाला, right, that to usage of social media on WhatsApp and Instagram, right। इस पे इतना ही MCOM का स्टूडेंट, सेमिस्टर 3 का स्टूडेंट
एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का तो ये बाउंड्री बन गई। और हम ओनली मेजर करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऑन मार्क्स, मतलब साइकोलॉजी पर इफेक्ट क्या हुआ, घर पे क्या हुआ, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या हुआ, वो जानने की जरूरत नहीं है, राइट। दैट इज आउट ऑफ अवर कवरेज एरिया, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। तो स्कोप क्या करता है, लिमिटेड करता है हमारा, लिमिटेड करता है। कुछ भी होता है कि इसके आगे नहीं जाएंगे, जैसे फ्रेम बन गया, बाद में अंदर जो है वो ही है, वैसे ही ओनली सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, ओनली सोशल मीडिया का यूसेज ऑन 3 प्लेटफॉर्म, राइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, राइट। देन ओनली एमकॉम स्टूडेंट ऑफ only department, not from other colleges like from Nadiad and other, right? इतना ही हम करना चाहते हैं। एंड सेमिस्टर 3 के स्टूडेंट्स का ही करना चाहते हैं, या पूरे सब डिपार्टमेंट के सब बच्चे हैं उनका करना चाहते हैं। तो हम लिमिट करेंगे, क्योंकि मतलब इस साल का ही, इसलिए ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम में 2021 में तो हम 25 में भी नहीं जाएंगे और 99 में भी नहीं जाएंगे, तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा स्कोप ऑफ द स्टडी और कवरेज ऑफ द स्टडी। देन सैंपलिंग प्लान और सैंपलिंग डिजाइन करनी पड़ेगी। किस किस को पूछेंगे कि भाई आपको इम्पैक्ट हुआ कि नहीं, क्या पढ़ रहे हो, कितना कितना सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, तो उसके लिए होता है पॉपुलेशन, इसको एन बोलते हैं, कैपिटल एन। अभी स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज आ गई, योर स्टैंडर्ड 11-12 एंड अगर स्टैटिस्टिक्स यूजी में लिया है तो उसका नॉलेज यहाँ यूज करना है। तो पॉपुलेशन होता है, तो पॉपुलेशन क्या है हमारे इस एग्जांपल में, पॉपुलेशन है ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग एमकॉम प्रोग्राम इन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एंड इन डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज। ये पॉपुलेशन हो गया। मतलब क्या हुआ, एमएसडब्ल्यू में पढ़ रहा है वो नहीं आएगा, केमिस्ट्री में पढ़ रहा है वो नहीं आएगा, राइट। और पीरियड भी है, अभी के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, मतलब हमारा पास्ट स्टूडेंट नहीं आएगा, प्रेजेंट स्टूडेंट है और फ्यूचर स्टूडेंट नहीं आएगा, क्लियर। तो ये हम क्या करेंगे, वो एक पॉपुलेशन करेंगे। अभी सबको तो हम पूछ नहीं सकते ना, क्योंकि हम लेक्चर भी ले रहे हैं, तो कितने हाजिर है देखो, हाँ 65, बाकी के भाग गए सर, राइट। 78 थे, भाग गए, पता नहीं उसको बोरिंग लगा, पता नहीं, राइट। तो ओनली 65 इज प्रेजेंट। सो इफ आई से दैट 100% को पूछूंगा ना, तो मेरा रिसर्च खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि कोई लोग ट्रेसेबल नहीं होते हैं, मतलब उसको और बोलो तो भी नहीं करते हैं, राइट। तो आई कैन नॉट टेक 100%, सो आई विल व्हाट आई विल डू, आई विल टेक सैंपल। और सैंपल का फायदा भी है, मेरा जल्दी भी हो जाएगा, प्रिसाइज भी हो जाएगा, और मुझे जो स्टडी करना है वो आएगा, वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एक सैम्पलिंग फ्रेम बनाऊंगा कि भाई इसमें से क्या क्या है। तो पूरा मैं कैसे बना सकता हूँ पॉपुलेशन मेरा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास के लिए ही है, तो मेरा पॉपुलेशन क्या होगा कि जो 3rd सेमिस्टर में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ही मेरा पॉपुलेशन है, कहाँ डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं और इस साल पढ़ते हैं, वो ही पॉपुलेशन हुआ, राइट। तो मैं सबको नहीं पूछ सकता ना, क्योंकि बहुत देर भी लगेगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा और कॉस्टली भी हो सकता है। तो आई विल प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम में क्या होता है कि भाई इसमें जो रोल कॉल होगा ना, मैं कैसे लूंगा पॉपुलेशन, तो मैं यूनिवर्सिटी से लिस्ट मंगाऊंगा कि भाई एडमिशन जिसने लिया है उसका मुझे लिस्ट दो, मतलब सेमिस्टर 1 का जो लिस्ट है कंटिन्यू है। तो इसमें क्या होगा, कई कई बच्चे चले गए होंगे जिसको एमबीए में एडमिशन मिला या यूके यूएस में एडमिशन नहीं मिला, तो बीच में से ही चले जाते हैं। कोई बीमार हो गया, अभी नहीं आ रहा है, जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो नहीं आ रहा है, तो ऐसे ऐसे निकाल देना। जिसका एडमिशन रद्द हो गया उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, और बाद में जो पॉपुलेशन हम रखेंगे उसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम, जहां से हम सैंपल लेंगे, राइट। सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, सैम्पलिंग यूनिट, the person, in this case you student is a sampling unit, right, is a sampling unit. For example आप profitability की बात कर रहे हैं, तो company is sampling unit, company is sampling unit, clear or not। तो ये sampling unit किसको चेक करेंगे, right। और सैम्पलिंग के बाद क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड आती है, कौन सी सैम्पलिंग मेथड यूज करे,
तो यूनिट 4 में मैडम आपको सिखाएगी सैम्पलिंग मेथड, डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड क्या होती है। तो क्या क्या सैम्पलिंग मेथड होती है पता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। और यूजी में और स्टैंडर्ड 11-12 में आपने पढ़ा होगा, अभी बहुत डिस्कस नहीं करता हूं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, क्योंकि इसका भी पूरा 3-4 आवर्स आई कैन स्पेंड ऑन दिस सैम्पलिंग मेथड, बट आई डोंट वांट। सैंपल साइज कितना बच्चे लिए जाए, मान लो कि हमारा 240 का एडमिशन है, इसमें से 20 बच्चे चले गए, 220 है, 220 में से कितने मैं बच्चे को पूछूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई कीप 30% और 50%, सो 110 स्टूडेंट को। इसका ये 110 डिसाइड करने के लिए भी सैंपल साइज कैलकुलेशन का कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर यूज करके हम कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रैंडमाइज होना चाहिए, बहुत सारे उसके क्राइटेरिया है कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। ऐसा ही नहीं कि मुझे लगा कि चलो रोल नंबर 1 to 5 ले लूं, ऐसा नहीं होता है, उसको रैंडमाइज करना पड़ता है। तो कितने बच्चे में लूं? 110, दिस इज स्मॉल एन, मतलब सैंपल साइज। तो 110 बच्चे को मैं पूछूंगा कि आप कितना घंटा व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो बोला कि 3 घंटा, दूसरा बोला 4 घंटा, 5 घंटा। और मैं मार्क्स आपको पूछ सकता हूं, या आपका जो रिजल्ट अभी अभी आया है ना, वहां मैं पूछ सकता हूं। तो वो देख के मैं समझ जाऊंगा कि आपका क्या है, और बाद में मैं कैलकुलेशन करूंगा, राइट। और सैम्पलिंग प्लान, कैसे मैं सैंपल लूंगा, ये सब एक्चुअली ये सैम्पलिंग प्लान ही है, सैंपल डिजाइन है। तो क्या करूंगा, 110 स्टूडेंट को मैं पूछने वाला हूं, राइट। तो यहां मैं लिखूंगा प्रपोजल में कि 110 को मैं पूछूंगा, क्लियर और नॉट। नेक्स्ट, डेटा कलेक्शन मेथड, मैं कैसे कलेक्ट करूंगा? 110 को पूछूंगा, कैसे कलेक्ट करूंगा? इंटरव्यू लूंगा, या क्वेश्चनर सेंड करूंगा, या फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनर भी है तो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक करूंगा, या क्या करूंगा, या प्राइमरी डेटा यूज करूंगा या सेकेंडरी डेटा? तो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च स्टडी आई हैव टू सिलेक्ट द डेटा कलेक्शन मेथड। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का परफॉर्मेंस की बात है तो मैं कंपनी का एनुअल रिपोर्ट दूंगा, तो वो सेकेंडरी डेटाबेस होगा। लेकिन आपको इस टॉपिक पे मुझे प्राइमरी स्टडी करना पड़ेगा, सबको पूछना पड़ेगा। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड। प्राइमरी डेटा कलेक्शन वेयर नोबडी हैज सर्च, पहले किसी ने वो डेटा कलेक्ट नहीं किया है, एंड फर्स्ट टाइम यू आर कलेक्टिंग द डेटा, इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा कलेक्शन। और यही अगर दूसरी बार कोई करता है तो वो सेकेंडरी होता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट होता है, कितने को कोरोना हुआ, उसका रिपोर्ट अगर आप यूज कर रहे हो आपकी स्टडी में, वो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वो कलेक्ट किया है और आप कर रहे हो। एनुअल रिपोर्ट देख रहे हो, तो एनुअल रिपोर्ट भी क्या है? सेकेंडरी डेटा है। क्यों? कि ऑलरेडी कंपनी ने डेटा कलेक्ट कर लिया है, आप कर रहे हो। लेकिन आप कितना आवर्स सोशल मीडिया पे बिताते हो वो मुझे नहीं पता है, आई विल कलेक्टिंग, दिस इज ए प्राइमरी डेटा कलेक्शन, राइट। तो मुझे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के जाना है या सेकेंडरी? प्राइमरी के अलग अलग मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू ले सकता हूं, फॉर एग्जांपल टेलीफोनिक इंटरव्यू ले सकता हूं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चनर सेंड कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं, ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं कि आप कितना घंटा यूज कर रहे हो, राइट। आपके पापा को भी मैं पूछ सकता हूं कि बच्चा कितना आवर्स स्पेंड ऑन सोशल मीडिया और मोबाइल, राइट। तो वैसे, और सेकेंडरी डेटा हो तो रिपोर्ट है, ये सब है, वहां से कलेक्ट मैं करूंगा। तो जैसी मेरी नीड होगी, जैसा डेटा जहां से मिलेगा, वैसे मैं एप्रोप्रिएट डेटा कलेक्ट करूंगा। और कैसे करूंगा, ये क्या होगा, मुझे बताना पड़ेगा कहाँ? प्रपोजल में, रिसर्च प्रपोजल में, राइट। ये सब साइंटिफिक है, राइट, ये सब साइंटिफिक है। ऐसा ही मुझे ऐसा लगा, मुझे रात को इतना सपना आया और मैं कर दूंगा, वो बहुत गलत है, राइट। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसेस माय डेटा, राइट। मतलब कोडिंग करना है, डिकोडिंग करना है, उसका टेबल बनाना है, इसको टेबुलेशन करना है, वो कैसे मैं करूंगा? किसका एनालिसिस के लिए किसके सहाय लूंगा? सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, एसपीएसएस है, राइट। तो उसका करेंगे। कैसे
करेंगे तो एवरेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्सन करेंगे, कोरिलेशन, रिग्रेशन, यहाँ रिग्रेशन आएगा तो रिग्रेशन करेंगे, जो भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट है हम यूज करेंगे, राइट। और बाद में इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब अर्थघटन होता है, मैं ऐसे ऐसे अर्थघटन करूंगा, ये प्लान में आपको दिखाना है, राइट, क्लियर। तो मैं डेटा प्रोसेस कैसे करूंगा, किसका हेल्प लूंगा, कैसे करूंगा, एनालाइज कैसे होगा, कौन सा टेस्ट लगेगा, इंटरप्रिटेशन कैसे करूंगा, कोडिंग कैसे होगा, डिकोडिंग कैसे होगा, टेबल कैसे बनेंगे, कैसे दिखेंगे, और कैसे मैं अपना ऑब्जेक्टिव सर्व करूंगा, ये डेटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ द स्टडी। कितना पीरियड है ऑफ द स्टडी? तो पीरियड ऑफ द स्टडी जो हम लिखे, तो पीरियड ऑफ द स्टडी मतलब इट्स अ वन टाइम, दिस इज वन टाइम रिसर्च, मतलब इट मे बी 3 मंथ्स के लिए, और कंपनी का 10 इयर्स का डेटा हम एनालिसिस करते हैं, तो 10 इयर्स इज द पीरियड ऑफ द स्टडी, राइट, पीरियड ऑफ द स्टडी। हमारा पीरियड नहीं है कि मैं कितना ड्यूरेशन है, राइट, मेरा रिसर्च का, तो वो नहीं है, राइट। इज अ वन टाइम स्टडी, वन शॉर्ट स्टडी, मतलब अभी का आपको पूछ लेते हैं, राइट। 10 साल का एनालिसिस में 1 मंथ में कर सकता हूं, तो पीरियड ऑफ द स्टडी इज 10 इयर्स, बट आई एम डूइंग इन और 6 मंथ और 1 ईयर, राइट, ओके। तो ये लिखना है, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट मस्ट बी मेंशन एंड जस्टिफाइड, राइट। पीरियड ऑफ द स्टडी ये हमको लिखना है कि कब कब मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो विद इन 6 मंथ, विद इन 4 मंथ, या प्रोजेक्ट्स होता है, सॉरी रिसर्च होता है, राइट, पीएचडी वाला तो 3 इयर्स होता है, तो 3 इयर्स का प्लान दिखाना पड़ेगा कि पहले साल में रिव्यू लिटरेचर करूंगा, दूसरे साल में डेटा कलेक्शन करके एनालिसिस करूंगा, तीसरे साल में एनालिसिस करूंगा और रिसर्च रिपोर्ट राइट करूंगा। स्कीम ऑफ चैप्टराइजेशन यहाँ गलत है, चैप्टराइजेशन मतलब कौन कौन से चैप्टर होंगे, इंट्रोडक्शन होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा, फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी होगा, इतने चैप्टर्स होते हैं जनरली, तो ये चैप्टराइजेशन स्कीम भी लिखूंगा। रिपोर्ट प्रिपरेशन, कैसे रिपोर्ट बनाऊंगा, ओरल, रिटन, वो सब यहाँ लिखेंगे। बजट एंड टाइम शेड्यूल, बजट बनाना है, अगर प्रोजेक्ट्स है, अगर एमफिल पीएचडी है तो बजट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिसर्चर अपने आप ही खर्च करता है, राइट। लेकिन कोई प्रोजेक्ट हो तो रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग में कितना उसका एक्सपेंस होता है, यू नीड टू राइट द रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन रिकरिंग। फॉर दैट यू नीड कंप्यूटर, फॉर यू नीड प्रिंटर, for you need equipment, so what is the cost of computer, printer, equipment, laptop, right, these are the non recurring. Then your data collection ke liye, right, or some assistants, right, research assistant you can take, तो उसका जो सैलरी है, उसका जो रेम्यूनरेशन है, राइट, सेक्रेटरी असिस्टेंट्स जो आपको हेल्प करे, तो उसके लिए क्या क्या बजट है आपको बताना चाहिए, राइट। तो और बाद में ये टोटल एक्सपेंसेस है, और 6 मंथ्स में आपको कितना पैसा चाहिए, नेक्स्ट 6 मंथ में कितना पैसा चाहिए, वो आपको यहाँ बजट एंड टाइम शेड्यूल लिखना पड़ेगा। जब हम पीएचडी और एमफिल के लिए प्रपोजल लिखते हैं तो वो ये नहीं आता है, बाकी हम लिखते हैं प्रोजेक्ट्स में। एंड देन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, तो एट द एंड आपने ये प्रपोजल तैयार करने के लिए कौन कौन सा रेफरेंस यूज किया है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा इतना अभी से ही लिख दूं, राइट, ओरली लिख दूं, मैंने किसी में देखा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो रेफरेंस मतलब कौन से पेज नंबर पे आपने कौन सी बुक्स यूज की, कौन से रिसर्च पेपर यूज किए, कौन सा ऑनलाइन वेब पेजेस यूज किए, राइट, ये सब आपको उसको रेफरेंसिंग में, तो रेफरेंसिंग का भी 2-3 आवर्स का सेशन हो सकता है। तो रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस में क्या फर्क है? रेफरेंस इज पर्टिकुलर पेज नंबर के साथ यहाँ है, बिब्लियोग्राफी में दैट इंक्लूड्स other documents also. For example,
आपको अगर पूछा जाए अभी एंड यू आर राइटिंग ए नोट ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग पे, राइट, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग पे आपको कुछ रिसर्च करना है और रिसर्च पेपर में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग फैक्ट्स सो दैट दिस, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत है कि कौन से पेज पे आपने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, आप पढ़ चुके हो और आपके नॉलेज में है, पर ये किसी न किसी बुक से तो लिया है। तो बिब्लियोग्राफी में वो भी आएंगे जो हमने अभी नहीं स्टडी किया है लेकिन पहले बहुत स्टडी किया है, तो वो भी लिखेंगे। तो बिब्लियोग्राफी इज प्लस प्लस, जो आपने नहीं पढ़ा है वो भी आ सकता है, लेकिन रेफरेंसिंग में पर्टिकुलर कौन सा रेफरेंस यूज किया है वो सब आपको लिखना पड़ेगा। जो भी बुक्स, मैगजीन, रिसर्च आर्टिकल, वेबसाइट्स, एवरीथिंग यू नीड टू राइट। एंड ये एंड में होगा, दी एंड होता है ना, दी एंड, राइट। ये बजट देने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, राइट। सम अदर रिसर्च प्रपोजल, अभी ये खत्म हो गया है रिसर्च प्रपोजल का कंटेंट, तो फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। पहले टाइटल पेज होना चाहिए, बाद में इंडेक्स होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, सिग्निफिकेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब लिटरेचर रिव्यू का होना चाहिए, हाइपोथेसिस होनी चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, स्कोप ऑफ द स्टडी हो जाए, सैम्पलिंग प्लान होना चाहिए, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे वो उसका प्रोसेस एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे वो होगा, पीरियड ऑफ द स्टडी क्या होगा, चैप्टर कौन कौन से होंगे वो दिखेंगे, प्रिपेयर रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, कितना बजट होगा, कब खत्म होगा वो, एंड में बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिखेंगे। कई ये उस खत्म हो गया। कई में क्या होता है कि अलग प्रपोजल में अलग अलग कंटेंट हो सकते हैं, जैसे साइंस में अलग हो सकता है और ह्यूमैनिटीज में फॉर एग्जांपल गुजराती वाला कोई करेगा तो उसको तो गुजराती में तो ऐसा वेरिएबल होता ही नहीं ना। कवि कालिदास की कविता, तो कविता में मतलब क्वांटिटी तो आएगी नहीं, क्वालिटी आएगी, तो अलग से स्टडी करते हैं, राइट, तो उनका अलग होता है। लेकिन ये जो डिस्कशन है इट इज फॉर सोशल साइंस ओनली, मतलब कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ही आते हैं, कुछ सोशियोलॉजी भी आएंगे और साइकोलॉजी भी आ जाती है इसमें, लेकिन उसका ही होगा, मतलब पूरा नहीं, और साइंस का भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राइट। तो वो अलग अलग होगा, उनकी मेथोडोलॉजी अलग होगी, वो सब अलग होगा। तो सम रिसर्च प्रपोजल की कंटेंट क्या होता है, फुल टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है, टाइटल ऑफ द रिसर्च, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, रिव्यू लिटरेचर, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, द स्टडी प्लान एंड गैंट चार्ट। गैंट चार्ट क्या है पता है? गैंट चार्ट मतलब हमारा टाइम शेड्यूल के हिसाब से क्या क्या काम करेंगे, पूरा 3 साल का मान लो कि ये हमारा, चलो मैं अच्छी तरह से ड्रॉ करता हूँ। गैंट चार्ट क्या होता है, बहुत रिसर्चर को ये पता नहीं है, इसकी यूटिलिटी भी पता नहीं है, लेकिन आप सेमेस्टर 3 में ही ये पढ़ने वाले हैं, राइट। मान लो कि 3 साल का आपका प्लानिंग है, तो फर्स्ट ईयर ये यहाँ क्या क्या होगा, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सेकंड होगा रिव्यू लिटरेचर, थर्ड होगा जो भी है वो यहाँ लिख देते हैं, जो भी फंक्शन करना है ना ये रिसर्च के लिए। तो पहले साल ये कर सकते हैं, दूसरे साल ये कर सकते हैं, तीसरे साल ये दोनों कर सकते हैं, ये भी होगा ये भी होगा, मतलब ये टाइमलाइन के हिसाब से कैसे कैसे जाएगा वैसे लिखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि अभी हमको क्या करना है। एट द एंड ये रिपोर्ट राइटिंग होगा, तो इससे पता चलेगा कि हाउ वी नीड टू वर्क ऑन, तो ये प्लान होता है। तो एक साथ 2 भी काम कर सकते हैं, रिव्यू लिटरेचर भी कर सकते हैं और डेटा कलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमको कब फिनिश होगा उसका जो चार्ट बनता है वो गैंट चार्ट होते हैं। एंड लास्ट में लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये ऐसा लिखना नहीं है, आगे का है वो ही हम लिखेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस सेशन इज थैंक यू, राइट। ये थैंक यू बड़ा थैंक यू है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ थैंक यू से बहुत खुश होते हैं कि हाश पतिगु, राइट।
एंड आई होप के आप में से हास वाले नहीं होंगे, शायद कुछ आगे चलता हो तो ठीक है, राइट। सो वी हैव एंडेड दिस यूनिट एंड मे बी एंडेड माय पोर्शन ऑफ द स्टडी। मैंने जो किया है, अभी क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, राइट, ये क्वेश्चन डिस्क्राइब फुल्ली द टेक्निक्स डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, व्हाट इज रिसर्च, ये आपको मिल जाएगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये पीपीटी भी मिल जाएगी। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? यस, भाविका बोलो। आपने जो असाइनमेंट दिया था ना रिसर्च का, वो मैंने हाँ, सेकंड टाइम लिखा है, आप देख लेना ना। okay, I will check it out, right? ट्राई I'll check it out.